हेलो बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला लेसन विलियन जो है वो चल रहा है और उसका आज हम पढ़ने वाले हैं 20वां एपिसोड। और इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है परासरण दाब। परासरण दाब जिसको इंग्लिश में ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं और ये चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म है। पहले 3 अणुसंख्यक गुणधर्म जो है हमने वो पढ़ लिए। चलिए शुरू करें। अपने परासरण दाब शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि परासरण क्या है और परासरण को समझने के लिए हम पहले कुछ बेसिक या घरेलू उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण हमने क्या देखा कि अपने क्या करते हैं कि अगर किशमिश को रात भर पानी में रखें तो सुबह किशमिश फूल जाती है। देखा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और कच्चे आम का जब अचार बनाते हैं तो कच्चे आम को अगर नमक के विलयन में रखें तो कच्चा आम सिकुड़ जाता है, ये भी देखा है। तीसरा एग्जांपल देखो कि अगर कोई मुरझाए हुए फूल पड़े हैं और उनको हम ताजे पानी में रख दें तो वो फूल जो है वो पुनः खिल उठते हैं या पुनः जो है थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। इन तीनों एग्जांपल्स को हमने देखा तो बहुत बार है, लेकिन आज इसके बारे में हल्का फुल्का सोचते हैं कि यार हुआ क्या होगा। आप देखें कि जो किशमिश फूली है, ये मान लो ये मेरे पास किशमिश है। ये जो किशमिश फूली है, कोई बताएगा ये किशमिश क्यों फूली है? ये किशमिश इसलिए फूली है कि जब इसको पानी के अंदर रखा तो पानी बाहर से इसके अंदर प्रवेश कर गया। हाँ या ना? तो पानी जो है वो बाहर के से इसके अंदर प्रवेश कर गया, इसलिए ये फूली है। सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरे एग्जांपल्स में और देखो कि ये जो अचार था, ये जो अचार था ये सिकुड़ गया। क्यों सिकुड़ गया? क्योंकि इसके अंदर से मैं कहूं तो इसके अंदर से पानी जो है वो बाहर चला गया। पानी जो है वो क्या हो गया, इससे बाहर चला गया, इसलिए सिकुड़ गया। और तीसरे एग्जांपल में फूल जो मुरझा गया था वो पुनः खिल उठा क्योंकि उसकी पत्तियों में वापस पानी प्रवेश कर गया। तो ये जो फूल था ये क्यों वापस खिल उठा? क्योंकि इससे जो पानी था वो वापस बाहर से, जब इसको ताजे पानी में रखा तो पानी बाहर से इसके अंदर प्रवेश कर गया। ठीक है, तो ये तीनों ही एग्जांपल जो है बच्चों परासरण के उदाहरण है। तीनों एग्जाम्पल परासरण के उदाहरण है, लेकिन तीनों ही उदाहरण में आपने देखा या तो पानी अंदर जा रहा है, पानी विलायक, पानी मतलब विलायक, या तो विलायक के कण अंदर जा रहे हैं या विलायक के कण बाहर आ रहे हैं। तीनों एग्जाम्पल में हमने देखा है। लेकिन वो आ जा किससे रहे हैं? ये जो ऊपर ऊपर झिल्ली है ना, किशमिश की जो झिल्ली है, जो कच्चे आम की जो झिल्ली है, जो फूल की जो झिल्ली है, वो झिल्ली से आ जा रहे हैं। तो परासरण हम पढ़ें इससे पहले इस झिल्ली को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों क्या होता है कि कुछ जंतु की झिल्ली भी होती है, कुछ वनस्पति की झिल्लियां भी होती हैं जो इस प्रकार की झिल्ली। इस झिल्ली में क्या होता है, एक तो सतत रूप से इनके अंदर छिद्र होते हैं, सतत रूप से इसके अंदर छिद्र होते हैं, लेकिन उन छिद्रों का आकार छोटा होता है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। उन छोटे छिद्रों से सिर्फ विलायक के कण ही आ जा सकते हैं। विलय के कण जो बड़े होते हैं वो इससे आ जा नहीं सकते। ये छिद्र इतने छोटे होते हैं कि जो छोटे आकार के विलायक के कण जो छोटे होते हैं वो तो चले जाते हैं, इससे पार हो जाते हैं, लेकिन विलायक के कण, विलय के सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं, बड़े होने के कारण वो इससे पार नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसलिए इसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अगर मैं अर्धपारगम्य झिल्ली की परिभाषा कहूं, बोलूं तो क्या कहूं कि अति सूक्ष्म छिद्रों वाली झिल्ली जिससे विलायक के कण तो आ जा सकते हैं लेकिन विलय के कण आ जा नहीं सकते, उसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अगर बच्चों दोनों ही चीजें आ जा सकती, मान लो इसमें से कुछ डाला और वो सारा का सारा इसमें से पास हो गया, ठीक है, तो हम उसको पारगम्य ही कहते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, सारी चीजें आ जा नहीं सकती, सिर्फ विलायक के कण जा सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या करें, अर्धपारगम्य झिल्ली कह रहे हैं। तो अगर मैं अर्धपारगम्य झिल्ली की परिभाषा लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, अति सूक्ष्म छिद्रों वाली क्या है, वाली झिल्ली, जिससे क्या हो, झिल्ली जिससे विलायक के कण तो आ जा सकते हैं, विलायक के कण तो आ और जा सकते हैं, विलय के कण नहीं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं।
अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं आराम से समझ रहा हूं कि भैया अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्ध से ही समझ में आ गया कि भाई इससे सारी चीजें, पर पारगम्य तो मतलब आना जाना है, ठीक है, पार हो जाना है, लेकिन अर्ध मतलब सिर्फ विलायक के कण पार हो जाना है, विलय के कण पार नहीं होना। ठीक है, ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ना, ये बड़ी काम आने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ये दो प्रकार के, जैसे वनस्पतियों में भी हो सकती है, वनस्पति झिल्ली भी हो सकती है और जंतु झिल्ली भी हो सकती है। तो इसके कुछ प्राकृतिक जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली, वो कौन सी है? वो है हमारे पास सुअर का ब्लेडर, सुअर ब्लेडर, सुअर की जो कोशिकाओं की जो झिल्ली है उसको कह सकते हैं सुअर ब्लेडर, या फिर या हम इसको पार्चमेंट जो है, पार्चमेंट, ये जो है वो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्लियों के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें संश्लेषित सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, संश्लेषित सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर देखें तो सेलोफेन, संश्लेषित मतलब जिनको हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं, तो सेलोफेन एक प्रयोगशाला में बनाई गई अर्धपारगम्य झिल्ली है, या सेल्यूलोज एसीटेट से बनाई हुई, सेल्यूलोज एसीटेट से बनाई हुई जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो भी एक प्रयोगशाला में बनाई गई अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम कुछ भी बात शुरू करें परासरण की, हमने हमारा एक बेसिक ढांचा शुरू कर लिया, जिसमें क्या था कि पहले हमने उदाहरण देखे, उदाहरण से हम एक नतीजे पर पहुंचे कि जो काम हो रहा है, जो परासरण हो रहा है, उसमें एक झिल्ली का बड़ा रोल है और उस झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब आप बात करते हैं परासरण की, अब परासरण की बात करते हैं। देखो हमने क्या किया कि एक यू आकार की नली ली है और उसके बीचों बीच में हमने व्हाइट कलर की ये क्या कर ली, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा ली है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा ली है। अब इस अर्धपारगम्य झिल्ली के एक तरफ हमने क्या रखा बच्चों, ये एक तरफ मैंने क्या रखा है, ये मैंने रखा है विलायक, क्या रखा है, विलायक। ठीक है, ये मैंने रखा है, चलिए ये मैंने रखा है, अगर मैं ऐसे करूं, देखो ये मैंने क्या रखा है यहाँ पर, ये मैंने रखा है विलायक, और इस साइड जो है देखो सिर्फ ब्लू पार्टिकल है, मैं ये मान रहा हूं कि ये सिर्फ पानी पड़ा है, यहां पर पानी के साथ में पिंक कलर के कुछ विलय के कण भी जो बड़े आकार के हैं ये भी घुले हुए हैं, तो मैं इस साइड क्या मानूं, इस साइड क्या मानूं, यहां पर क्या पड़ा है, यहां पर पड़ा है मेरे पास विलयन, ये क्या पड़ा है, विलयन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों आप मुझे बताओ कि यहां सिर्फ विलायक पड़ा है, यहां पर विलय और विलायक दोनों पड़े हैं, तो दोनों में से विलायक किधर जाता है, विलायक किधर जाता है, तो जहां प्योर विलायक है वहां विलायक की सांद्रता ज्यादा है, तो मैं यहां पर कहूं कि इस साइड जो है, इस साइड जो है विलायक की सांद्रता, विलायक की सांद्रता जो है, सांद्रता जो है वो क्या है बच्चों, उच्च है। इस साइड विलायक की सांद्रता क्या है, उच्च। लेकिन यहां पर तो क्या है, विलायक के साथ विलय भी पड़ा है जो कि बड़े बड़े आकार के कण है विलय के, तो ये मैं कह सकता हूं कि यहां पर विलायक की सांद्रता निम्न है, यहां पर विलायक की सांद्रता जो है, विलायक की सांद्रता जो है यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर है हमारे पास निम्न है। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि हर चीज जो है वो अपनी उच्च मात्रा से कम की ओर जाता है, जैसे अगर इधर विलायक की सांद्रता उच्च है तो ये निम्न सांद्रता के विलायक की ओर जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने बीच में क्या लगा रखी है, अर्धपारगम्य झिल्ली, तो ये विलायक किससे होकर के जाएगा, इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाएगा। ठीक है, तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के विलायक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है ना, इसी को ही हमने परासरण कहना है। देखो हुआ क्या कि यहां पर इसका लेवल देखो यहां तक था और यहां पर लेवल विलायक का क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि विलायक जो है वो इधर से अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के विलयन की ओर चला गया, इसीलिए जो है विलयन की जो लेवल है वो ऊपर चला गया और विलायक कम हो गया, क्योंकि ये विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से होता हुआ विलयन की ओर चला गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्या देखा, देखो अब हमारे पास से विलायक परासरण की एक परिभाषा आ रही है, ये पूरी प्रक्रिया परासरण कहलाती है और इसकी परिभाषा हमारे पास आ रही है, क्या, विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाता है, इसे परासरण कहते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है कि विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य, ये जरूर बोलना है, अगर बीच
में झिल्ली क्या है, तो भैया परासरण फेल हो जाएगा, फिर वो परासरण नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाना परासरण कहलाता है। ठीक है, चलिए ये एक परिभाषा हो गई। चलिए लिख दूं मैं इसको, लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली, ये जरूर बोलना है, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाना, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाना जो है वो क्या कहलाता है बच्चों, परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे पास परासरण की एक परिभाषा आई है। ये परासरण की सारी परिभाषाएं नहीं हो गई है। ठीक है, लेकिन इससे हम एक चीज सीख गए कि अगर एक तरफ विलयन है, एक तरफ विलायक पड़ा है, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो विलायक भैया विलयन की ओर जाएगा। ठीक है, परिभाषा आए ना आए, सिंपल बात जरूर आनी चाहिए कि भाई अगर मैं इधर विलायक रख दूं, इधर विलयन रख दूं, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दूं, तो विलायक जो विलयन की ओर जाएगा, ये श्योर है, ये श्योर है। ठीक है, तो अगर ये तो होगी हमारे पास एक बात होगी। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर एक चीज और देखो आप, ये जो एग्जांपल था ना किशमिश, पानी में किशमिश का फूलना, आपने किशमिश के अंदर जो था वो विलयन था। किशमिश के अंदर सिर्फ पानी नहीं होता ना, उसके अंदर और शर्करा वगैरह और भी चीजें होती है, तभी तो वो मीठी होती है। तो अंदर तो विलयन था, बाहर सिर्फ पानी रखा। ठीक है, और बीच में जो किशमिश की क्या आ गई, झिल्ली आ गई, जो कैसी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो वो जो बाहर वाला पानी है, वो बाहर सिर्फ पानी, सिर्फ विलायक, अंदर विलयन है, तो विलायक से वो किधर चला गया, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के विलयन की ओर चला गया, इसीलिए ये परासरण का उदाहरण था। ये पहले एग्जांपल में ये हुआ है। ठीक है, अब मैं एक और परासरण की एक और परिभाषा बात करता हूं। ये परासरण की एक परिभाषा होगी, परासरण की एक और परिभाषा करता हूं। इधर देखो कि इस बार यहां पर जो है यू आकार की नली बीच में हमने लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली, या मैं कहूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पर क्या लगा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। अब हुआ क्या बच्चों, आप इन दोनों, इसके दोनों तरफ, पहले एक तरफ विलायक रखा था, एक तरफ विलयन रखा था। इस बार मैं दोनों तरफ मैंने विलयन रखे हैं। मैंने क्या रखे हैं, विलयन। इसको मैं कह रहा हूं विलयन फर्स्ट, और इधर भी मैंने रखा है विलयन, इसको मैं कह रहा हूं विलयन सेकेंड। दोनों तरफ मैंने विलयन रखे। ठीक है, लेकिन आप इन दोनों विलयनों को गौर से देखो तो इसमें विलय कम है और इसमें विलय ज्यादा है। तो मैं ये कहूं कि ये निम्न सांद्रता का विलयन है, विलयन की सांद्रता यहां पर क्या है, कम। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो विलयन है, इस विलयन की सांद्रता जो है वो क्या है, सांद्रता जो है वो निम्न है, निम्न सांद्रता है। किसकी, विलयन की। क्यों विलयन की सांद्रता यहां पर निम्न है, क्योंकि यहां पर विलय इसमें कम घुला हुआ है। इस विलयन की सांद्रता जो है ये उच्च सांद्रता है। क्यों उच्च सांद्रता है, बताओ भाई, क्यों उच्च सांद्रता है? इसलिए उच्च सांद्रता है क्योंकि इसके अंदर विलय ज्यादा घुला हुआ है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अगर मैं यही बात करूं कि विलायक की, तो विलायक की सांद्रता यहां पर कैसी होगी, बोलो। यहां पर विलायक की सांद्रता कैसी होगी और यहां पर विलायक की सांद्रता कैसी होगी? दोनों में से आपको विलायक किधर ज्यादा दिखाई दे रहा है, विलायक किधर ज्यादा दिखाई दे रहा है? इधर विलायक ज्यादा है क्योंकि विलय कम है इसके अंदर। इधर विलायक जो है वो क्या है, वो कम है क्योंकि विलय इसके अंदर ज्यादा घुला हुआ है। आप गौर कर लो, देख लो, देखने पर भी पता लग रहा है। ठीक है, दोनों डायग्राम मैंने स्पेशली बनाए इसी तरीके से हैं। तो यहां पर जो विलायक की सांद्रता है ना, विलायक यहां पर तो जो है वो उच्च सांद्रता है विलायक की। ठीक है, और यहां पर जो है वो विलायक की जो है वो क्या है, निम्न सांद्रता है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये विलयन तो उच्च सांद्रता का है, देखो विलयन तो यहां पर निम्न सांद्रता का है और ये विलयन जो है वो उच्च सांद्रता का है। लेकिन निम्न सांद्रता के विलयन में विलायक की सांद्रता यहां पर क्या है, ज्यादा, और यहां पर उच्च सांद्रता के विलयन में विलायक क्या है, कम।
ठीक है, यहां पर विलायक क्या है, कम। चलो बार बार सांद्रता वर्ड बोल रहे हो ना, तो आप जो है यहां पर एक वर्ड ये लिख लो कि यहां पर विलायक जो है वो क्या है, ज्यादा है, और यहां पर विलायक क्या है, कम है। ठीक है, तो आपको पता है कि विलायक तो ज्यादा से कम की ओर जाएगा। ठीक है, विलायक तो ज्यादा से कम की ओर जाएगा, इसलिए जो ये विलायक है वो विलयन नंबर 1 से विलयन नंबर 2 की ओर जाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर विलायक ज्यादा है, यहां पर विलायक क्या है, कम। ठीक है, तो अब जैसे ये इधर जाएगा तो इसका लेवल कम हो जाएगा। देखो इसका लेवल यहां से होकर के यहां तक आ गया, और विलियन 2 का लेवल बढ़ जाएगा, तो ये देखो ये लेवल ऊंचा चला गया। ठीक है, तो अब आप देखें कि अब परासरण की क्या परिभाषा हो गई कि निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाना परासरण कहलाता है। बात फिर जान लो, जाएगा कौन, विलायक ही जाएगा। जाएगा कौन, विलायक ही जाएगा। अगर विलायक के खुद की बात करो तो खुद तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा, लेकिन अगर विलयन की बात करें तो विलयन कौन सा, निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर जाएगा कौन, विलायक। विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाना परासरण कहलाता है। ठीक है, तो मैं ये वाली परिभाषा एक बार और लिख देता हूं। मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि निम्न सांद्रता के विलयन से, निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर, उच्च सांद्रता के विलयन की ओर किसका, विलायक का। जाएगा कौन, विलायक। विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता, परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो अपने पास परासरण की एक परिभाषा हो गई। चलिए 1 मिनट अपने इसको यहां पर करते हैं। हाँ जी, तो अपने पास यहां जो निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर, जब विलयन की बात करें तो निम्न से उच्च, ठीक है, और कौन जाएगा, विलायक जाएगा, तो विलायक का अर्धपारगम्य से झिल्ली से जाना जो है वो क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, तो अब हमने 2 परिभाषाएं लिख ली और बड़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए जो है हम क्या करते हैं, एक बार हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। क्या लिखा बच्चों, हमने लिखा कि परासरण क्या है, परासरण है भाई, परासरण में विलायक का आना जाना होता है। अगर हम बात करें नंबर एक बात अगर हम बात करें विलायक की, तो जो है ये कहां से कहां जाएगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। जाएगा कौन बच्चों, जाएगा सिर्फ विलायक, तो इसको हम परासरण कहते हैं। ठीक है, विलायक के उच्च सांद्रता के विलायक से निम्न सांद्रता के विलायक की ओर विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाना परासरण कहलाता है। जाएगा किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे विलयन की, किसकी बात करूं, विलयन की, तो विलयन में विलायक कहां से कहां जाएगा, निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर जाएगा कौन बच्चों, जाएगा कौन, विलायक जाएगा, और किससे जाएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाएगा, तो वो परासरण कहलाएगा। ठीक है, तो अब फिर मैं दोबारा बोलूं कि अगर विलायक की बात कर रहे हो तो कहोगे उच्च से निम्न, अगर विलयन की बात कर रहे हो तो निम्न से उच्च। जाएगा कौन, विलायक, किससे जाएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली से जाएगा। अब एक चीज और देख लो, अगर निम्न सांद्रता का विलयन है ना, ये कैसा है, निम्न सांद्रता का विलयन है। निम्न सांद्रता के विलयन को हम तनु विलयन भी कहते हैं। कैसा विलयन कहते हैं बच्चों, तनु विलयन भी कहते हैं। और उच्च सांद्रता के विलयन को उच्च सांद्रता के विलयन को हम सांद्र विलयन भी कहते हैं, सांद्र विलयन भी कहते हैं। तो अब आप यूं समझ लें कि भाई जो
अब ये भी तो कह सकते हैं कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर कौन जाएगा? विलायक जाएगा। तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर कौन जाएगा? विलायक जाएगा। किससे जाएगा? अर्धपारगम्य झिल्ली से जाएगा। इसको भी हम क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे। ठीक है, और सिंपल कर लो कि अगर कोई पतला विलयन है और एक गाढ़ा विलयन है, तो पतले विलयन में से विलायक जो है वो गाढ़े विलयन की ओर चला जाएगा। ठीक है, किससे? अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाएगा, उसको हम परासरण कहेंगे। लेकिन ये कब तक जाएगा? जब तक साम्य अवस्था ना प्राप्त हो जाए। जब तक साम्य अवस्था नहीं आ जाती तब तक ये परासरण की क्रिया होती रहेगी। तो ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके मन में कुछ कुछ बातें आई हैं। आप जो है थोड़ा सिंपल भाषा में और बात कर लेना कि विलायक कहोगे तो उच्च से निम्न, विलयन कहोगे तो निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर, निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर क्या? विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाना परासरण कहलाता है। या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाना भी परासरण कहलाता है। ठीक है, तो अब तक हमने सिर्फ परासरण की बात करी है। अब आओ, अब बात होगी परासरण दाब की। अब किसकी बात होगी? परासरण दाब की। इधर चलो, अब जो सीखा है उसका उपयोग करो भाई, जो सीखा है उसका उपयोग करो। क्या सीखा है? कि ये जो है यू लाइक ट्यूब है और इसके अंदर एक तरफ विलायक पड़ा है, एक तरफ विलयन पड़ा है। इधर ध्यान दो, ये क्या पड़ा है? ये हमारे पास पड़ा है विलायक, और ये क्या पड़ा है? विलयन। मुझे ये बता दो कि विलायक जो है वो कहां से कहां जाएगा? विलायक से विलयन की ओर जाएगा, क्योंकि यहां पर इसकी सांद्रता उच्च है, यहां पर इसकी सांद्रता कम है। तो अभी हमें ये सीखा था कि विलायक जो है अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाने लगेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाने लगेगा। और यही जो है वो परासरण होगा। तो परासरण की क्रिया हो रही है, पानी इधर से इधर जा रहा है। जब पानी इधर से इधर जाएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर जाएगा, तो ये जो पिस्टन है, ये मैंने ऊपर दो पिस्टन लगा रखे हैं, ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा और ये पिस्टन ऊपर। यस और नो, ऐसा ही होगा ना? ये पिस्टन नीचे जाने लग जाएगा और ये पिस्टन ऊपर जाने लग जाएगा, क्योंकि पानी यहां से इधर जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि अब इसके अंदर इस पिस्टन पर एक प्रेशर काम कर रहा है। इधर गौर करो, मैंने परासरण दाब समझाना है आपको। तो इस पिस्टन पर एक दाब काम कर रहा है, जिसको मैं कह रहा हूं पी एटमॉस्फेरिक, कि वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है इस पिस्टन पर। अब इधर देखो तो इस पर भी पी एटमॉस्फेरिक एक दाब काम कर रहा है, वायुमंडलीय दाब काम। ठीक है, लेकिन जब विलायक यहां से यहां चला जाएगा तो ये पिस्टन ऊपर उठेगा। तो मैं यहां से क्या करूं कि ये यहां से अंदर से एक दाब लगेगा, जिस दाब की वजह से ये पिस्टन ऊपर उठेगा। अब जब पिस्टन ऊपर उठेगा तो यहां पर क्या करता हूं मैं? इसके ऑपोजिट बाहर से यहां पर एक दाब लगाता हूं, पी बाहर। ठीक है, पी बाहर। और ये क्या है? ये अंदर से इसके ऊपर की तरफ दाब लग रहा है, वो पी इंटरनल दाब काम कर रहा है, आंतरिक दाब काम कर रहा है, जिससे पिस्टन ऊपर उठ रहा है। और ऊपर से हम इसके दाब लगा रहे हैं, इतना दाब लगा दें कि पिस्टन ऊपर ना उठे। तो बाह्य दाब हम इतना लगा दें कि ये पिस्टन ऊपर ना उठे। अगर पिस्टन ऊपर नहीं उठेगा तो ये पानी इधर से इधर नहीं आएगा ना, है ना? जगह ही नहीं मिलेगी, कहां जाएगा? ये पानी इधर से इधर नहीं जाएगा, मतलब परासरण की क्रिया नहीं होगी। तो ये बाह्य दाब जो है, ये जो बाह्य दाब हमने लगाया है ना, यही हमारे पास परासरण दाब होगा। क्या होगा? यही दाब परासरण दाब कहलाएगा, यही दाब परासरण दाब कहलाएगा। क्या हुआ कि जो है परासरण की क्रिया इधर हो रही थी, परासरण की क्रिया की जो दिशा है उसकी विपरीत दिशा में लगाया गया वो दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, उसको हम परासरण दाब कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है ना कि ये विलायक इधर से इधर आएगा, पिस्टन ऊपर उठेगा, लेकिन मैंने इस पिस्टन को इतना दबा दिया कि इसको ऊपर उठने से रोक दिया। तो अब क्या होगा कि पिस्टन ऊपर जाना बंद हो जाएगा। पिस्टन ऊपर जाना बंद हो जाएगा तो ये विलायक इधर से इधर आना बंद हो जाएगा, मतलब परासरण की क्रिया रुक जाएगी। इसी दाब को मैं परासरण दाब कहता हूं। और मैं अगर इसकी परिभाषा लिखूं तो मेरे पास क्या हो गया कि वह दाब, बोलो रे कौन सा दाब? वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। या हम ऐसे लिखे तो पूरी बात अगर समझाई नहीं हो एक ही परिभाषा में, तो परासरण की दिशा, परासरण की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया गया वह
दाब जो जो परासरण की क्रिया को रोक दे, जो परासरण की क्रिया को रोक दे परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, यहां जो मैंने बीच में जगह छोड़ी है इसके ब्रैकेट में मैंने लिखना है पाई, क्योंकि परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। बोलो भाई, जब परासरण की क्रिया इधर हो रही थी, परासरण की दिशा ये थी, हमने विपरीत दिशा में बाहर से दाब लगाया, उस दाब की वजह से परासरण की क्रिया क्या हो गई है, रुक गई है। उस दाब को मैं कौन से वाला दाब कह रहा हूं, उसी दाब को मैं परासरण दाब कह रहा हूं, और इस परासरण दाब को किससे प्रदर्शित कर रहा हूं, पाई से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे पास परासरण दाब की बात भी हो गई। चलिए, अब हमने सिंपल, मैंने आपको एक बात कही है कि जो भी चीजें उनको जितना आप सिंपल वे में बोल सकते हो उतना सिंपल वे में अपने तरीके से बोलो। मैंने आपको समझा दिया, अब आप अपने तरीके से उसको जो है वो सीखो और अपने तरीके से उसको बोलो। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं कि जो परासरण दाब है ना, वो आदर्श गैस समीकरण की पालना करता है। तो मैं एक डेरिवेशन कर रहा हूं। देखो, आदर्श गैस समीकरण क्या है, आदर्श गैस समीकरण अभी जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है आपके सामने आ रहा है। आदर्श गैस समीकरण क्या है, आदर्श गैस समीकरण होती है PV = nRT। हाँ या ना, आदर्श गैस समीकरण यही होती है। और चूंकि हम जानते हैं कि अभी हमारे पास P की जगह क्या है, P की जगह, दाब की जगह हम किसको काम में ले रहे हैं, परासरण दाब को काम में ले रहे हैं। बोलो, P दाब है और हम किसको काम में ले रहे हैं, परासरण दाब को। तो हमने जो है इसको लिए P की जगह क्या लगा दिया, पाई। तो अब हमारे पास समीकरण क्या हो गई, अब हमारे पास समीकरण होगी बच्चों कि पाई P = nRT। ठीक है, अब एक बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपके सामने आ रहा है कि पाई बराबर क्या हो गया, पाई बराबर हो गया n/VRT। n/VRT, V मैंने तिरछा ले गया, n/ में कर दिया। n क्या है, विलय के मोल है, V क्या है, विलयन का आयतन है। अरे विलय के 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो इसका मतलब पाई बराबर क्या हो गया, पाई बराबर हो गया M, कैपिटल M और RT। ये M क्या है, ये M है मोलरता, क्योंकि विलय के मोल, यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं कि चूंकि n/v, विलय के मोल बटा में विलयन का आयतन होता है मोलरता, इसलिए मैंने n/v की जगह मैंने क्या रख दिया, m रख दिया। ठीक है, तो अब एक बड़ा शानदार रिजल्ट आपके सामने आ गया बच्चों। क्या रिजल्ट सामने आया कि जो आपके पास R और T है, R गैस नियतांक है और ये कमरे का ताप है, निश्चित ताप है। ठीक है, तो इन ताप भी नियत है और R भी गैस नियतांक है, इन दोनों नियतांकों को हटा दूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई बराबर क्या हो जाएगा, M। पाई समानुपाती क्या हो जाएगा, M। क्योंकि अगर नियतांकों को हटाते हैं, R को हटा दें, T को हटा दें, तो आपके पास R बराबर क्या था, R बराबर है जी गैस नियतांक, और T क्या है, T भी नियत ताप है। और ये नियत ताप कौन सा ताप है, बड़ी बढ़िया बात है, ये भी ध्यान रखना, ये कमरे का ताप है। ये कौन सा ताप है, कमरे का ताप है। ठीक है, तो ये दोनों नियत है। अगर इन दो नियत राशियों को हटाओगे, नियतांक को हटाते हैं, तो बराबर की जगह कौन सा निशान आ जाता है, समानुपाती का निशान आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज और आपके सामने आई है कि ये जो परासरण दाब की क्रिया है, ये जो है वो किस पर होती है, ये कमरे के ताप पर होती है। ये किस पर होती है, कमरे के ताप पर। तो यहां पर ये भी लिख लेना कि ये किस पर होती है, कमरे के ताप पर। ये बात बड़ी है, इसलिए जो है इसको यहां मेंशन करना जरूरी है। चलिए, तो अब यहां पर क्या समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया कि जो ये परासरण दाब है वो मोलरता के समानुपाती है। ठीक है, तो मैं यूं कह सकता हूं कि परासरण दाब क्या होगा कि कमरे के ताप पर जो है, या मैं कहूं कि कमरे के ताप पर जो है वो क्या होता है, मोलरता के समानुपाती होता है, समानुपाती
होता है। अरे यही तो बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि ये किसके समानुपाती है? मोलरता के। आपने पहले जो अणुसंख्या गुणधर्म पढ़े, कौन से आपने पढ़ा? क्वथनांक, उन्नयन, किसके समानुपाती था? मोलरता के। और हिमांक अवनमन पढ़ा, हिमांक अवनमन किसके समानुपाती था? मोलरता के। लेकिन बच्चों इस बार जो परासरण दाब है ना वो मोलरता के समानुपाती है, ये एक बड़ी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस स्लाइड में मैंने आपको यही समझाना था कि जो परासरण दाब होता है वो मोलरता के समानुपाती होता है। चलिए फिर आ जाओ आप, अब मुझे बताओ कि कोई भी आप अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ते हो उसका कारण क्या है, क्यों पढ़ते हो? क्योंकि अणुसंख्या गुणधर्म की सहायता से हमें विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना होता है। यही तो काम करते हैं, हमने क्या करना होता है? विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना होता है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं? विलय का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। विलय का मोलर द्रव्यमान। अब विलय का मोलर द्रव्यमान बड़ा सिंपल सा है। कैसे निकलेगा विलय का मोलर द्रव्यमान? आपके पास समीकरण क्या आई? समीकरण आई कि पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, और एन हमारे पास क्या है? विलय के मोल है। एन बी, हमारे बी हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये किसके मोल है? विलय के मोल है। ठीक है, तो आपके पास विलय के मोल बराबर क्या हो जाएगा? विलय के मोल एन बी बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का अणुभार। अरे एनबी यही तो होगा ना। ठीक है, तो अब क्या करो? एनबी की जगह ये मान रख दोगे तो ये समीकरण हमारे पास क्या बन जाएगी? ये समीकरण बन जाएगी पाई वी बराबर एनबी की जगह क्या रख देंगे? विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का अणुभार, और इनटू में क्या हो जाएगा? आर टी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? अपने को यहां पर विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो विलय का मोलर द्रव्यमान यहां पर मैं लिख देता हूं, विलय का मोलर द्रव्यमान। विलय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? एम बी बराबर, अब देखो ये एम बी इधर ले आओगे तो ये पाई और बी जो है तिरछा गुणा हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू आर टी, और बटा में क्या आ जाएगा? पाई और वी। ठीक है, तो इस प्रकार से आर टी और बटा में पाई वी, इस तरीके से ये जो है विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप परासरण दाब की सहायता से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। चलिए, अगर आपको विलय की ग्रामों में मात्रा पता हो और परासरण दाब आप ज्ञात कर लो, आयतन पता हो, टी कमरे का ताप है, आर गैस नियतांक है, और आर का मान होता है आर बराबर 8.314 रखना होता है। ठीक है, तो ये जो अगर अपने मान रख दें तो आपके पास विलय का मोलर द्रव्यमान निकल आएगा। चलिए, ये जो परासरण दाब है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे जो परासरण दाब, इस विधि से हम किसका परासरण दाब निकाल सकते हैं? देखो, जैसे आपके पास कोई बहुलक है, जैसे बड़ा अणु, जितने वृद्ध अणु है, वृद्ध अणुओं का मोलर द्रव्यमान जो है ना, मोलर द्रव्यमान जो है वो परासरण दाब विधि से ज्ञात किया जाता है। वृद्ध अणु जैसे कोई प्रोटीन है, कोई बहुलक है, इन ऐसे जो बड़े बड़े अणु है ना, इन बड़े अणुओं का जो मोलर द्रव्यमान है वो परासरण दाब विधि से ज्ञात किया जाता है। आपके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है ना। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक अवनमन, अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन या परासरण दाब? तो आप ध्यान दें कि ऐसी स्थिति में कौन सी विधि इंपॉर्टेंट होगी? परासरण दाब। अच्छा, परासरण दाब अन्य विधियों से और भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कुछ बातें लिखी हैं, ध्यान रखना कि परासरण दाब विधि जो है ना दाब मापन की अन्य विधियों से अधिक उपयोगी है। क्योंकि अच्छा, प्रश्न आ सकता है क्या? ये बोलो, क्या ऐसा प्रश्न आ सकता है? आ सकता है भाई, कि भाई बताओ कि परासरण दाब विधि अन्य दाब मापन की अन्य विधियों से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? तो आप कहेंगे क्योंकि परासरण दाब सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कमरे के ताप पर होता है। सबसे पहले क्या होता है भाई? ये किस पर ज्ञात किया जाता है? कमरे के ताप पर ज्ञात किया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट।
दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि प्रासरण दाब में मोलरता की जगह मोलरता उपयोग में ली जाती है। आपने अब तक जो उपयोग में ली गई थी वो क्या ली गई थी? मोलरता उपयोग में ली गई थी, लेकिन अब प्रासरण दाब में कौन उपयोग में लेते हैं? मोलरता काम में लेते हैं। और तीसरी बात कि ये तनु विलयनों के लिए भी अगर इसके परिमाण ज्ञात किए जाए ना तो अधिक परिमाण प्राप्त होते हैं, मतलब तनु विलयनों के लिए भी इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, इसलिए जो है ये प्रासरण दाब विधि अधिक उपयोगी है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट सुन लो इनसे, क्योंकि हमने क्या बात की है? हमने बात की है कि हम बात कर रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में लिखी हुई हर लाइन जो है हमारे चैनल पे बताई जाएगी, हर लाइन बताई जाएगी, और आपको अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से सीखना है और पेपर में लिख देना है। ठीक है, तो चलिए अब प्रासरण दाब तकनीक जो है उन जैव अणुओं का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में ज्ञात किया जाता है जो उच्च ताप पर स्थायी नहीं होते। जैव अणु, बायोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, ये जो जैव अणु है इनका जो द्रव्यमान निकाला जाता है वो इस विधि से ज्ञात किया जाता है। किनका? जो ज्यादा ताप पर स्थायी नहीं होते उनका इस विधि से ज्ञात किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो, क्योंकि प्रासरण दाब कौन से ताप पर होता है? कमरे के ताप पर होता है, वहां पर ज्यादा ताप हमें करने की जरूरत भी नहीं होती। जब हमें ज्यादा ताप करने की जरूरत नहीं होती तो इसलिए जो है इस विधि को वो अणु जो है वो बचे रह जाते हैं जो ज्यादा ताप पर स्थायी नहीं होते, मतलब कमरे के ताप पर तो वो स्थायी होते हैं, इसलिए उनका मोलर द्रव्यमान इस विधि से ज्ञात किया जा सकता है। और उन बहुलकों का भी मोलर द्रव्यमान प्रासरण दाब विधि से ज्ञात किया जाता है जिनकी विलेयता कम होती है, जो कम घुलते हैं ना बहुलक, जैसे पीवीसी, ठीक है, जैसे पॉलीथीन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बहुलक चैप्टर होता था पहले, तो ये पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, ये बहुलक है। ऐसे बहुलकों का जो जल में कम घुलते हैं उनका भी मोलर द्रव्यमान प्रासरण दाब विधि से ज्ञात किया जाता है। तो आपको ये जो मैंने लाइनें बताई हैं इन लाइनों में से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप इन लाइनों को बड़ा सीरियसली सुनेंगे भाई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज की ये क्लास हुई कंप्लीट। देखें किस प्रकार से कहानी चली है। कहानी इस प्रकार से चली है कि सबसे पहले हमने सीखा कि परासरण क्या के एग्जाम्पल, घरेलू एग्जाम्पल्स देखे, फिर हमने बात करी किसकी? फिर हमने बात करी अर्धपारगम्य झिल्ली की, कि वह झिल्ली जिससे विलायक के कण तो आ जा सकते हैं लेकिन विलय के कण नहीं आ जा सकते, उसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। फिर हमने बात करी कि अगर परासरण में विलायक एक तरफ विलयन रखा जाए, एक तरफ विलायक रखा जाए, तो विलायक विलयन की और अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाने लगेगा, इसको हम परासरण कहेंगे। और अगर दो विलयन रख दिए तो निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की और विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाने लगेगा, उसको हम परासरण कहेंगे। और फिर हमने बात करी कि ये परासरण को जितनी भी कंफ्यूजन आया है उसको दूर करने के लिए कि भैया विलायक की बात करोगे तो उच्च से निम्न कहोगे, विलयन की बात कहोगे तो निम्न से उच्च कहोगे, तनु विलयन से सांद्र विलयन कहोगे। ठीक है, जाएगा कौन? विलायक जाएगा। कहां से जाएगा? अर्धपारगम्य झिल्ली से जाएगा, उसको हम परासरण कहेंगे। फिर हमने बात करी परासरण दाब की, कि जो परासरण की क्रिया जिस दिशा में हो रही है ना उस दिशा के विपरीत दिशा में जो लगाया गया दाब है जिससे परासरण की क्रिया रुक जाए, उस दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब जो होता है ना वो किसको? आदर्श गैस समीकरण की पालना करता है। और क्या होता है आदर्श गैस समीकरण? क्या होती है? पीवी बराबर एनआरटी, और यहाँ पे पी की जगह हम क्या काम में ले रहे हैं? पाई काम में ले रहे हैं। दाब की जगह हम परासरण दाब काम में ले रहे हैं। तो हमने परासरण दाब लिखा पाई वी इक्वल टू एनआरटी, पाई एन बटा में वी किया तो एन बटा में वी विलय के मोल बटा विलयन का आयतन क्या होता है? मोलरता। तो आर नियतांक, टी नियतांक, तो इसका मतलब पाई समानुपाती क्या हो गया? एम। तो आपने ये समझ में आ गया कि परासरण दाब जो है मोलरता के समानुपाती होता है। बाकी दोनों हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन मोलरता के समानुपाती थे, ये बात गौर कर लेना इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि इससे मोलर विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाएगा। एन बी क्या है? ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार, मान रखा, एम बी इधर लाए, बस पाई बटा में भी इधर ले गए और ये समीकरण बन गई। इससे जो है हम विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन किस विलय का मोलर द्रव्यमान? वृहद अणुओं का मोलर द्रव्यमान इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। वृहद अणु जैसे बड़े अणु मतलब प्रोटीन और बहुलक। ठीक है, फिर ये कुछ विशेष बातें करी कि परासरण दाब विधि क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जैव अणुओं का जो उच्च ताप पर स्थायी नहीं होते और बहुलक जो जल में कम विलय होते हैं उनका मोलर द्रव्यमान परासरण विधि से ज्ञात किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज की ये क्लास हुई खत्म। अभी लेकिन परासरण खत्म नहीं हुआ।
ठीक है। अब प्रासरण के आधार पर विलयन के 3 प्रकार के वर्गीकरण होंगे। 21वें एपिसोड में हम उसकी बात करेंगे और फिर 22वें एपिसोड में हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे हम प्रतिलोम प्रासरण की, प्रतिलोम प्रासरण की। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय। दोस्तों को शेयर भी कर दें बात, और जल्द ही हम लेसन खत्म होते ही एक रिवीजन के लिए टेस्ट लेकर के आएंगे, जिसमें क्वेश्चन आपके सामने आया करेंगे रिवीजन टाइप के, और आपको उसका आंसर देना होगा, और लाइव क्लास में ये हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड लक।